हेलो गाइस। तो आज की ये वीडियो होने वाली है जॉब आफ्टर एमबीबीएस पे। मतलब जो एमबीबीएस के बाद मैंने जो जॉब करी, जेआरशिप करी, उसके बारे में ये वीडियो होने वाली है। तो यार, इंटर्नशिप में हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या हमें काम करना पड़ता है, कितनी सैलरी मिलती है, ये सब तो आपको पता ही होगा। नहीं पता तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने वीडियो पहले बना रखी है, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा मेरी पुरानी वीडियो का। आज की इस वीडियो में हम लोग इंटर्नशिप के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंटर्नशिप के बाद जो हम जेआरशिप करते हैं या जूनियर रेजिडेंट, एज अ जूनियर रेजिडेंट नौकरी करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या क्या सीखते हैं, क्या उसके साथ पढ़ाई हो पाती है, नहीं हो पाती है, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर। इंटर्नशिप में हमारा स्किल उतना डेवलप नहीं होता, मेनली हमें क्लर्कियल वर्क करना पड़ता है। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वैसे तो नहीं है। तो एमबीबीएस और इंटर्नशिप करने के बाद लोगों के पास जनरली तीन ऑप्शन होते हैं। पहला तो वो रूरल पोस्टिंग कर ले, दूसरा वो अपनी बॉन्ड पे करके अपनी पीजी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, अपनी स्टडीज को करे, और तीसरा ऑप्शन होता है वो बॉन्ड पे करके कहीं पे जेआरशिप कर ले। तो मैंने तीसरा ऑप्शन चुना। ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन मैंने क्यों चुना? क्योंकि मेरा पीजी में मैंने तीसरा ऑप्शन चुना जूनियर रेजिडेंट की जॉब करने के लिए, क्योंकि मुझे मेडिकल में बहुत कुछ सीखना था, मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना था। तो मैंने तीसरा ऑप्शन इसलिए चुना क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, मोटी रकम मिलती है हमें जेआरशिप में, तो इसलिए मैंने चुना। तो कितनी मिलती है सैलरी, वो तो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा आपको। धीरे धीरे बात करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई थी मार्च 2019 में, और मैंने जेआरशिप ज्वाइन करी थी एम्स रायपुर के अंदर न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में। एम्स ज्वाइन करने के लिए बेसिकली एम्स में वैकेंसीज निकलती हैं टाइम बाय टाइम, और उन वैकेंसीज में हमको अप्लाई करना होता है और जाके इंटरव्यू देना रहता है। और अगर हम इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं तो हम एम्स में एज अ जेआरशिप काम कर सकते हैं, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है फॉर 11 मंथ। और एम्स में काम करते टाइम हमें एक बहुत डिसेंट सैलरी मिलती है। 56,000 का हमारा जो बेसिक पे होता है, उसके अलावा सारे अलाउंस मिला करके 84,000 की हमें सैलरी मिल जाती है। तो न्यूरो सर्जरी एक सुपर स्पेशलिटी की ब्रांच है। अगर हमें न्यूरो सर्जरी करना है तो हमें पहले एमबीबीएस, फिर उसके बाद एमएस जो कि 3 साल का है, और उसके बाद 3 साल का एमसीएच न्यूरो सर्जरी करना पड़ेगा। तो इसके बाद हम एक न्यूरो सर्जन बन पाएंगे। तो मैंने न्यूरो सर्जरी में जेआर की पोस्टिंग ले ली। तो बेसिकली यार, मुझे न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में मेनली वार्ड्स का काम देखना रहता था और इमरजेंसी का काम देखना रहता था। ओपीडीज में हम रेयरली जाते थे, और वहाँ एज सच कुछ एमबीबीएस के बाद कोई काम होता नहीं है, तो हमें वहाँ पे बुलाते नहीं थे। तो बेसिकली हमारा काम होता था इमरजेंसी को देखना। एम्स के अंदर जो ट्रॉमा इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है, वहाँ बहुत अलग अलग तरह के पेशेंट आते थे। हमें सिर्फ हेड इंजरी और स्पाइन इंजरी के पेशेंट को देखना होता था। देखो, जो अगर हमारे 10 पेशेंट आ रहे हैं दिन में, तो उसमें से 5 से 6 पेशेंट ऐसे होते थे जो जिन्होंने अल्कोहल लिया है और उनका रोड में एक्सीडेंट हो गया है और उनको सर में चोट आई है ना। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होने के बाद कोई पेशेंट आता है, तो वो चांसेस रहते हैं कि जब वो हॉस्पिटल में आता है तो बिल्कुल अनकॉन्शियस स्टेट में पड़ा होता है, हिलडुल नहीं रहा होता है ना, मतलब कोमा में पड़ा होता है। तो सबसे पहले हम उसको जाके एग्जामिन करते हैं, उसका बीपी देखते हैं, उसका पल्स देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। पेशेंट को स्टेबल करने के बाद जो भी उसको करना हो पेशेंट को, जैसे एक कोमाटोस पेशेंट आया है, वो अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है, उसका हार्ट रेट बहुत बड़ा है, तो हम पहले उसके हार्ट रेट को डाउन कराएंगे। हो सकता है उसका हार्ट चल नहीं रहा है, उसका हार्ट स्टॉप हो गया, अरेस्ट में आ गया है, तो हम ट्राई करते हैं, उसको सीपीआर देते हैं, पंप करते हैं उसके हार्ट को आर्टिफिशियली, ताकि उसका हार्ट दोबारा से काम करने लग जाए। तो बहुत सारी चीज़ें करने के बाद जब पेशेंट थोड़ा स्टेबल हो जाता है, तो हमें उसका सीटी स्कैन कराना पड़ता है, या फिर अगर स्टेबल पेशेंट है थोड़ा, तो हम उसका सबसे पहले सीटी स्कैन कराते हैं। सीटी स्कैन कराने से हमको पता चलता है कि उसके ब्रेन के अंदर क्या डैमेज हो रहा है ना। थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक मेनली दो तरह का रहता है, एक होता है हिमोरेजिक स्ट्रोक और दूसरा होता है इश्कीमिक स्ट्रोक। हिमोरेजिक स्ट्रोक में ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल ब्रेन में सप्लाई कर रही हैं ब्लड, उनमें से किसी एक ब्लड वेसल में
रप्चर हो जाता है वो ब्लड वेसल और ब्लड लीक हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन में ब्लड इकट्ठा हो जाता है थोड़ा बहुत, और वो अदर पार्ट्स को कंप्रेस करने लगता है, जिससे वो पार्ट डैमेज होना चालू हो जाता है। दूसरी तरह का इंजरी होती है ब्रेन में कि जो ब्लड वेसल ब्रेन के पर्टिकुलर एरियाज को सप्लाई कर रहे हैं उनमें से किसी एक ब्लड वेसल में ब्लॉक आ गया या फिर क्लॉट जमा हो गया, तो इसको बोल उसकी वजह से उस पर्टिकुलर हिस्से में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती और वो पर्टिकुलर हिस्सा डैमेज हो जाता है, तो इसको बोलते हैं इश्कीमिक स्ट्रोक। दो तरह के स्ट्रोक होते हैं, हिमोरेजिक और इश्कीमिक। दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग अलग है। दोनों पता कैसे करेंगे? दोनों के सिम्टम बिल्कुल सेम है और ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग अलग है। तो पता कैसे करेंगे कि ये हिमोरेजिक स्ट्रोक है या इश्कीमिक स्ट्रोक है? तो उसके लिए हमको ब्रेन की सीटी स्कैन करानी पड़ती है एज सुन एज पॉसिबल। सीटी स्कैन में हमें दिखता है कि ब्रेन में क्लॉट जमा हुआ है या फिर ब्रेन में इश्कीमिया हो गया है, कौन किस तरह का डैमेज हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका मैनेजमेंट प्लान होता है। दोनों का मैनेजमेंट अलग होता है। ओके, तो यार जब कोई अनकॉन्शियस पेशेंट आता है तो हम एज अ जेआर अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं उस पेशेंट को ठीक करने के लिए, और पूरा एफर्ट लगाने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद, अगर वो पेशेंट 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, हफ्ते भर के बाद अपने पैरों पे चल करके हॉस्पिटल से वापस जाता है, तो जो लेवल की खुशी होती है वो, जब पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट से अपने पैरों पे चल करके हॉस्पिटल के बाहर जाता है, जब हम उसको पेशेंट के रिलेटिव से बात करते हैं, पेशेंट से बात करते हैं, तो बहुत खुशी होती है कि मैंने इस पेशेंट की जान बचाई है। कई बार जब पेशेंट की जान नहीं बच पाती है किसी वजह से, बहुत सारे रीज़न होते हैं पेशेंट की जान नहीं बचने का, है ना। पेशेंट हॉस्पिटल में आने में अगर बहुत लेट हो गया पेशेंट को, उसके ब्रेन में इरिवर्सिबल डैमेज हो गए जो ठीक नहीं हो सकते, उसका हार्ट स्टॉप हो गया है काफ़ी समय पहले, जिसकी वजह से ब्रेन में ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है और ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो गया है, तो कई सारे केसेस में हम पेशेंट की जान नहीं बचा पाते हैं। हम अपना 100% देंगे, देते हैं और हमेशा देंगे। मैंने भी 5-6 पेशेंट को सीपीआर दिया है और रिवाइव भी हुए हैं पेशेंट, है ना। 1-2 पेशेंट खराब भी हो गए, रिवाइव नहीं हुए। ब्रेन इंजरी में क्या होता है कि बहुत अनप्रेडिक्टेड रहता है, तुरंत ही पेशेंट की कंडीशन खराब हो जाती है। आप कितनी भी कोशिश कर लो वो ठीक नहीं हो पाती, कभी कभी बिल्कुल अनप्रेडिक्टेड रहता है। हम बता नहीं सकते कब उसकी पेशेंट की कंडीशन अचानक से खराब हो जाए। तो थोड़ा क्रिटिकल पेशेंट्स रहते थे न्यूरो सर्जरी में जब मैं काम करता था। एक बार मुझे याद है, मैंने एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट को भी सीपीआर किया था। अनफॉर्चुनेटली वो फॉर्चुनेटली उसकी लाइफ नहीं बचा पाया था। वो 78 ईयर्स के ओल्ड मैन थे जिन्हें मैंने सीपीआर किया था। उसकी फैमिली जो उन्हें लेकर के आए थे, वो कोविड पॉजिटिव था, इसलिए वो उसके आसपास भी, पेशेंट के आसपास भी खड़े नहीं हो रहे थे। और मैंने और नर्सिंग स्टाफ ने मिल करके उसको सीपीआर किया। अराउंड 10 मिनट्स तक हमने सीपीआर किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी लाइफ नहीं बची उस पेशेंट की। तो ये एक बैड एक्सपीरियंस था। तो ऐसे भी एक्सपीरियंस होते हैं, हर तरह का मिक्स एक्सपीरियंस होता है। कभी कभी ऐसा होता था कि ओवरनाइट शिफ्ट, रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे की शिफ्ट हमारी लगी हुई है, तो उसमें 5-6 क्रिटिकल पेशेंट आ गए हेड इंजरी वाले, है ना। तो सारी रात हम सिर्फ इधर उधर दौड़ भाग कर रहे हैं, रिलेटिव्स को भेज रहे हैं, आप ब्लड का अरेंजमेंट कराओ, आप जा करके ये ऑपरेशन के लिए सामान लेकर के आओ। तो बहुत बिजी शेड्यूल रहता था रात का, कभी कभी का ऑलमोस्ट सारे दिन ही ऐसा शेड्यूल होता था कि 3-4 पेशेंट आ जाते थे। और खास करके रात के 9 बजे से लेकर के रात के 3 बजे के बीच में अल्कोहलिक पेशेंट 2-3 आते ही थे जिन्हें हेड इंजरी हुई रहती थी।
कुछ कुछ ऐसे भी पेशेंट आते थे जो अल्कोहल इनटेक उन्होंने नहीं किया होता है, लेकिन किसी और ने जिसने अल्कोहल पिया होता है उसकी गलती से उनका एक्सीडेंट हो गया और वो हमारे पास हॉस्पिटल में आ गए। तो अल्कोहल तो अवॉइड करना चाहिए, खास करके ड्राइविंग अगर हमें करनी है ड्राइविंग से पहले तो बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए। अल्कोहल को अवॉइड करके आप अपने रिलेटिव्स की लाइफ को सेव कर सकते हो। तो अल्कोहल को एटलीस्ट ड्राइविंग से पहले तो अवॉइड करो। ड्राइव करते वक्त तो मत पियो आप अल्कोहल, है ना। बात करते हैं पढ़ाई की। तो जेआरशिप के साथ जितने भी मेरे को जेआर थे या फिर मैं खुद की ही बात कर लूँ तो ऑलमोस्ट हमारी पढ़ाई उतनी इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती थी। मेरी तो पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं हो पाती थी। तो इसलिए मैंने सितंबर एंड में अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। अराउंड 7-8 महीने काम करने के बाद मैंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। तो अगर आप दोनों को, पढ़ाई और जॉब को एक साथ मैनेज कर सकते हो तो आप जाओ, तब तो आप जाओ। लेकिन आपको अगर 1-2 महीने में समझ में आ जाता है, आपको कुछ समय के बाद अगर समझ में आ जाता है कि आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है जॉब के साथ, तो आप, मेरे ख्याल से अगर आपको पीजी करनी है तो आप जॉब को छोड़ दो फिलहाल के लिए, क्योंकि जॉब तो आपको बाद में मिलेगी ही मिलेगी। तो मैंने जेआरशिप के दौरान पेशेंट के अटेंडर्स को काउंसलिंग करना सीखा, है ना, जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मैंने हेड के सीटी स्कैन को पढ़ना सीख लिया अपने जेआरशिप के दौरान। और मैंने इंट्यूबेशन भी 6-7 पेशेंट को इंट्यूबेट किया, तो मैंने इंट्यूबेशन भी थोड़ा सीख लिया है कुछ लेवल तक। मैंने जो फर्स्ट इंट्यूबेशन किया था वो पेशेंट के इसोफेगस में कर दिया था। एंड पाइप ट्रैकिया में ट्यूब डालनी होती है, मैंने इसोफेगस में डाल दिया था। तो एक ब्लंडर था, तो सर वहीं पे थे साथ में ही, तो सर ने तुरंत ही क्रॉस चेक किया और उन्होंने ठीक कर दिया और मुझे सिखा भी दिया कि हाँ ऐसा करते हैं। फिर उसके बाद से मैंने 6-7 और इंट्यूबेशन किए, तो मैंने कभी भी ऐसी गलती नहीं की। तो इंट्यूबेशन करना मैंने सीख लिया। वुंड को सुचर करना, ड्रेसिंग करना बहुत अच्छी तरीके से, वो मैंने सीख लिया वहाँ पे जेआरशिप के दौरान। न्यूरो सर्जरी मैंने वेंटिलेटर्स में, बहुत सारे पेशेंट वेंटिलेटर्स वाले होते हैं, तो मैंने वेंटिलेटर की सेटिंग भी काफ़ी हद तक सीख ली है। ऐसा कुछ मिला जुला एक्सपीरियंस था मेरा जेआरशिप का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो नीचे लाल वाला बटन दबा करके, और बेल आइकन भी प्रेस कर दो जिससे आपको नोटिफिकेशन इस वीडियो की मिले। और इस वीडियो को, अगर ये आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।